गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जिब्रेलिन चल रहा है और आज हम जानेंगे कार्यकी प्रभाव जिब्रेलिन के क्या क्या हैं। पिछली क्लास में हम जिब्रेलिन की जो डिस्कवरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान चुके हैं। उसकी केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम जानेंगे जिब्रेलिन के कार्यकी प्रभाव। सबसे पहला आता है इसमें पर्व दीर्घन। नंबर 1 जो है वो है इसमें इंटरनोड एलोंगेशन। ठीक है, ये पहला है इसका कार्यकी प्रभाव और सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तने की लंबाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। यानी यह तने की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है और साथ ही साथ पत्तियों के आकार में वृद्धि को भी ये प्रेरित करता है। देखिए, इसका प्रभाव ऐसे पौधों में ज़्यादा होता है जो आनुवंशिकतः वामन होते हैं, यानी कि जो आनुवंशिकी रूप से जो छोटे रह जाते हैं पौधे, उन पर जिब्रेलिन का प्रभाव देखने को मिलता है। और देखिए, जो द्विवर्षीय पादप होते हैं, जो बाइनियल पादप हैं, प्लांट्स जो हैं द्विवर्षीय पादप जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, उनमें क्या होता है कि पहला जो वर्ष होता है, पहला वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष जो है उसके अंदर ये रोजेट अवस्था दिखाते हैं। कौन सी अवस्था दिखाते हैं? रोजेट अवस्था दिखाते हैं। रोजेट का मतलब ये है कि इनमें जनन प्रावस्था से पहले पर्व का दीर्घन हो जाता है, परंतु ना तो पत्ती बनती है और ना ही पुष्प बनते हैं। यानी जनन प्रावस्था से पहले, रोजेट का मतलब क्या है? जनन प्रावस्था से पहले पर्व का क्या हो जाता है? पर्व का दीर्घन हो जाता है। ठीक है, यानी दीर्घन होना जब होगा पर्व का तो पौधा क्या होगा? लंबाई में बढ़ जाएगा, दीर्घन होता है। परंतु क्या? परंतु पत्ती व पुष्प नहीं बनते हैं। ठीक है, पत्ती व पुष्प नहीं बनते हैं। क्लियर? पहली बात तो ये, पहले वर्ष में क्या होगा कि जो जनन प्रावस्था है उससे पहले वाला जो वर्ष है उसमें इसके अंदर रोजेट अवस्था आ जाती है, रोजेट स्वभाव दिखाते हैं ये। इनमें पुष्प नहीं बनते, ना ही पत्ती बनती है, परंतु पर्व का दीर्घन हो जाता है। इस दीर्घित पर्ण रहित, यानी इस दीर्घित या एलोंगेटेड पर्व या पादप को जिसमें पत्ती नहीं है को हम क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? यह ऐसा पादप क्या कहलाता है? यह बोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल्ट कहलाता है। पहली बात ये, यानी ऐसे पादपों में जिनके अंदर पर्व लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधे की लंबाई तो बढ़ जाएगी परंतु पत्ती और पुष्प का निर्माण नहीं होगा, और ऐसा पादप क्या कहलाएगा? बोल्ट कहलाता है। और इस प्रकार की जो क्रिया होती है रोजेट स्वभाव की, इसको हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। क्रिया क्या कहलाएगी? बोल्टिंग कहलाएगी। ठीक है, क्रिया को हम क्या कहेंगे? बोल्टिंग कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो इस प्रकार से बोल्टिंग होती है उसके बाद ही पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे ये तो आपने समझ लिया कि ऐसा पादप जिनके अंदर पर्व का दीर्घन हो जाता है पहले वर्ष में, लेकिन पुष्प और पत्ती नहीं बनते हैं, तो वो कहलाता है बोल्ट और क्रिया कहलाती है बोल्टिंग। और बोल्टिंग के बाद यानी कि नेक्स्ट जो ईयर है जिसमें जनन प्रावस्था आएगी, उस दौरान उसके अंदर पुष्प का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे हम एक पादप जो कि एलडीपी प्लांट है, एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट जिसे हम कहते हैं, इस लॉन्ग डे प्लांट को वैसे तो दीर्घ प्रदीप्ति काल की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश की समुचित मात्रा चाहिए इसको, और उसे वह प्रकाश मिलता भी है। यानी इसको क्या होता है कि लंबा दिन की जो अवधि है वो लंबी अवधि चाहिए प्रकाश की, और इसे ये अवकाश जो प्रकाश है वो मिल भी जाता है, परंतु फिर भी वह रोजेट अवस्था में आ जाता है। एलडीपी प्लांट में
कोई भी एलडीपी प्लांट है उसके अंदर प्रकाश की समुचित व्यवस्था है या प्रकाश उसको समुचित रूप से मिल रहा है, परंतु फिर भी वो क्या कर रहा है, रोजेट अवस्था दर्शा रहा है। रोजेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि लंबाई तो बढ़ जाएगी परंतु पुष्प और पत्ती का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एलडीपी प्लांट को जब जिब्रेलिन उपचार क्रिया द्वारा बोल्टिंग क्रिया के समय कोशिका विभाजन और सेल एलोंगेशन को प्रेरित करता है। यानी कि इसमें जब बोल्टिंग होगी, यानी एक द्विवर्षीय पादप है, ठीक है, पहली बात ये, जिसको कि लंबे प्रकाश की अवधि चाहिए, जिसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, इसे वह प्रकाश मिल भी जाता है परंतु फिर भी वो क्या करता है, बोल्टिंग दर्शाता है, यानी कि रोजेट अवस्था दर्शाता है, अर्थात उसके पहले साल में पत्ती और पुष्प का निर्माण नहीं होता है। तो उस दौरान जिब्रेलिन का उस पर अगर उपचार किया गया है तो वहाँ पर सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन को प्रेरित किया जाता है। अब देखिए, अगर एसडीपी प्लांट की बात की जाए, लॉन्ग डे प्लांट में तो क्या कर रहा है, ये कोशिका विभाजन और सेल एलोंगेशन यानी कोशिका दीर्घन को ये प्रेरित कर रहा है, परंतु एसडीपी प्लांट में ये पुष्पन को मंद कर देते हैं, यानी कि पुष्पन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। एसडीपी प्लांट में जिब्रेलिन पुष्पन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे हम हायोसाइमस नाइगर की बात करें, हायोसाइमस नाइगर को हम कहते हैं खुरासनी अजवाइन। ठीक है, अजवाइन की ही एक जाति है ये, हायोसाइमस नाइगर खुरासनी अजवाइन होता है। ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो इसमें पुष्पन क्रिया को जिब्रेलिन क्या कर रहा है, मंद कर रहा है, यानी कि पुष्पन क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है। दूसरा जो आता है इसका कार्यकी प्रभाव, वो है बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन। देखिए कैसे है सीड जर्मिनेशन। नंबर 2, यानी बीज का अंकुरण। देखिए, जो धान्य फसल हैं, जैसे हम गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं जो है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बोटेनिकल नेम है। बोटेनिकल नेम भी आपको याद साथ साथ कर लेने चाहिए, जो आपको बड़ी क्लास में काम देंगे। और वैसे भी एक जनरल नॉलेज के लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पादपों का बोटेनिकल नेम क्या है। और इसी तरह मक्का जो है जिया मेज, ठीक है, जिया मेज, मक्का को क्या कहते हैं, जिया मेज। तो इनमें क्या होगा कि बीजों के अंकुरण में जिब्रेलिन प्रमुख भूमिका निभाता है। इनके जो बीज हैं उनके अंकुरण में जिब्रेलिन प्रमुख भूमिका निभाता है। अब कैसे निभाता है, क्या होता है कि इनका जो भ्रूणपोष होता है, ये जो भ्रूणपोष है इसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन होती है। इनके भ्रूणपोष में क्या होती है, स्टार्च और क्या होगी, प्रोटीन होती है। ठीक है, और ये स्टार्च और प्रोटीन जो है ये एक परत, जिसे हम एल्यूरोन परत कहते हैं, एल्यूरोन परत कहते हैं, एल्यूरोन परत द्वारा ये परिबद्ध रहते हैं। यानी कि अंदर तो स्टार्च और प्रोटीन है और बाहर की ओर इनकी क्या होती है, एक एल्यूरोन परत होती है। जब ये जल अवशोषित करेंगे, ये बीज जब जल अवशोषित करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर इनके भ्रूण द्वारा जिब्रेलिन का स्त्राव किया जाता है या निर्माण किया जाता है। इनके ही भ्रूण द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, जिब्रेलिन का स्त्राव किया जाएगा। और ये जिब्रेलिन जो कि इस किससे स्त्रावित हो रहा है, भ्रूण से स्त्रावित हो रहा है, ये इस तरह से भ्रूण कोश में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाए, सॉरी, ये एल्यूरोन परत में क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। भ्रूण के द्वारा जिब्रेलिन बनाया गया है और ये अब एल्यूरोन परत में विस्तृत हो जाएगा। और विस्तृत होने के बाद फिर क्या करेगा, ये वहाँ पर विस्तृत होने के बाद जो एंजाइम हैं उनका निर्माण होगा, जैसे कि एमाइलेज बनेगा, प्रोटीएज बनेगा। ठीक है, इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज बनेगा, लाइपेज बनेगा। तो इनके निर्माण को ये जिब्रेलिन क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये एंजाइम भ्रूण पोष में उपस्थित खाद्य पदार्थों का, यानी कि स्टार्च और प्रोटीन का क्या कर देते हैं, अपघटन और पाचन कर देते हैं। और इस अपघटन और पाचन से
क्या होगा, फिर भ्रूण को पोषण मिलेगा। क्लियर। साथ ही साथ बीज अंकुरित हो जाएगा। दोबारा से सुनिए, देखिए जो गेहूं और मक्का जैसे पादप हैं उनके बीजों को अंकुरित करने में जिब्रेलिन की प्रमुख भूमिका होती है। इनके बीज में प्रोटीन, जो भ्रूणपोष होगा उस भ्रूणपोष में प्रोटीन और स्टार्च होते हैं जो कि एक एल्यूरोन परत द्वारा कवर्ड रहते हैं, यानी कि परिबद्ध रहते हैं। ठीक है। और फिर इन बीजों में उपस्थित भ्रूण द्वारा जिब्रेलिन का निर्माण किया जाएगा। वह जिब्रेलिन एल्यूरोन परत में विस्तृत हो जाएगा। विस्तृत होने के बाद वो कई प्रकार के एंजाइमों के निर्माण को प्रेरित करता है। वो एंजाइम कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटीएज है, जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है, राइबो न्यूक्लिएज है। तो ऐसे एंजाइमों का जब निर्माण हो जाएगा तो ये एंजाइम प्रोटीन और स्टार्च का अपघटन और पाचन कर देते हैं। और इस प्रकार से जब अपघटन और पाचन स्टार्च और प्रोटीन का हो जाएगा, उससे क्या होगा, भ्रूण को पोषण मिल जाएगा। ठीक है। जिससे वो आगे विकास कर सकता है, या अर्थात हम कह सकते हैं बीज का अंकुरण हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो आता है नंबर 3, वो है डोरमेंसी के बारे में है, जिसे हम प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। तो ये डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। डोरमेंसी ब्रेक करता है ये। ठीक है। यानी डोरमेंसी को क्या करेगा, भंग करता है। जिब्रेलिन का काम है डोरमेंसी को भंग करना। तो कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कलिकाओं और बीजों की प्रसुप्ति अवस्था को जिब्रेलिन के उपचार द्वारा क्या किया जाएगा, भंग किया। जो जिब्रेलिन का उपचार है उसमें प्रसुप्ति अवस्था को क्या किया जाता है, भंग किया जाता है, नष्ट किया जाता है और इनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन के द्वारा इस तरह से जब प्रसुप्ति को या डोरमेंसी को ब्रेक करवाया जाता है तो जिब्रेलिन की उच्च सांद्रता का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला जो आता है नंबर 4, वो है फ्लावरिंग यानी पुष्पन। जिब्रेलिन का पुष्पन में क्या रोल है। देखिए कुछ पौधों में जिब्रेलिन पुष्पन के लिए प्रेरक जो शीत उपचार है, जिसे हम वर्नेलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि जो निम्न ताप पर पौधों को उपचारित किया जाता है, उनमें पुष्पन क्रिया को प्रेरित किया जाता है और अपेक्षित दीप्ति काल का प्रतिस्थापन करने में सक्षम होता है। देखिए कुछ ऐसे पादप हैं जिनको वर्नेलाइज्ड होना जरूरी है, यानी कि प्रेरक शीत उपचार उनको दिया जाता है उनमें पुष्पन क्रिया को प्रेरित करवाने के लिए। साथ ही साथ उनमें अपेक्षित दीप्ति काल यानी प्रकाश की समुचित अवधि का भी उसमें होना जरूरी है। तो फिर किया क्या जाएगा, ये किया जाएगा कि इनकी बजाय उन पादपों को जिब्रेलिन द्वारा उपचारित किया जाता है और जिब्रेलिन के प्रेरण द्वारा पुष्पीय हार्मोन फ्लोरिजन का निर्माण होता है। ठीक है। फ्लोरिजन क्या है, एक पुष्पीय हार्मोन है जिसका निर्माण होने से पुष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि पुष्पन या पुष्प का निर्माण शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें जिब्रेलिन लिंग अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो सेक्स और जो सेक्स ऑर्गन है कौन से है, कौन से प्रकार का सेक्स है, इसके बारे में भी वो बता सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जनरेशन है वो कौन से प्रकार की है। ठीक है। दोनों ही शब्दों में इसको हम बता सकते हैं। जैसे हम ये कहना चाहें कि पादप कौन सा है, नर है या मादा है, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए उसे जिब्रेलिन से उपचारित किया जाता है। ठीक है। जिब्रेलिन से क्या किया जाएगा, उसको उपचारित किया जाएगा। क्लियर। कैसे, देखिए कैसे ऐसे कौन से पादप हैं जिनके अंदर ये लिंग अभिव्यक्ति को बताता है। जैसे कुकुमिस स्टाइवा, ये एक पादप है कुकुमिस स्टाइवा। इसी तरह से जो कैनाबिस स्टाइवा है, कैनाबिस स्टाइवा। ठीक है। और तीसरा जो पादप है वो है ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा, जिसे हम कहते हैं ब्रायोफिलम। ये 3 पादप ऐसे हैं जिनके अंदर जिब्रेलिन लिंग अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। अब अगर इनमें जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाए
तो नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी, मादा संख्या तो या तो उतनी रहेगी या कम होती है, जबकि नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लिंग की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। और मक्का की अगर बात की जाए, इन तीनों से इतर जियामेज मक्का, तो मक्का में जिब्रेलिन के उपचार द्वारा या जिब्रेलिन के प्रयोग द्वारा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नर पुष्पों और मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने का, यानी कि एक स्पेशल जो जनरेशन है उसको, या स्पेशल जो इसमें सेक्स ऑर्गन है उसको बताने का काम करता है कि नर पुष्पों की संख्या को बढ़ा सकता है इन पादपों में, और मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा सकता है जियामेज में। ठीक है, अगला जो आता है वो है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी जिसे हम कहते हैं। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनके अंदर, जिनका विकास, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से डायरेक्ट हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। तो कुछ ऐसे पादप हैं जैसे रोजेसी कुल के पादप हैं, रोजेसी कुल के पादप, क्लियर। इसके अलावा जो पोम फल होते हैं, पोम फल जैसे कि नाशपाती है, सेब है, ठीक है, ऐसे फल। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, अमरूद, अंगूर भी है। टमाटर, बैंगन, अमरूद और अंगूर, तो ऐसे पादपों में जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जिब्रेलिन के कार्यकी प्रभाव। अगला जो आता है इसमें वो है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए साइटोकाइनिन्स क्या है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले 1913 में हैबरलैंड, जी हैबरलैंड, 1913 सबसे पहले जी हैबरलैंड ने बताया कि कुछ पादपों के सेवन ऊतकों में कुछ विलय पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करते हैं। ये किसने बताया? जी हैबरलैंड ने बताया कि कुछ पादपों के सेवन ऊतकों में कुछ विलय पदार्थ पाए जाते हैं जो कि क्या करेंगे, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करते हैं। क्लियर? खासकर किसमें? फ्लोएम में। जो सेवन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनमें से फ्लोएम में कुछ विलय पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद जे वॉन ओवरविक, इसके बाद जे वॉन ओवरविक ने 1941 में 1941 में क्या बताया, इसने ये कहा कि नारियल पानी जो कि कोकोनट मिल्क होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जो कि कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करते हैं। इसके बाद कैप्लिन एंड स्टीवर्ट, इन्होंने 1952 में क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि जो कोकोनट मिल्क है उसमें उपस्थित पदार्थ और IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन, अगर उनका संवर्धन माध्यम में प्रयोग किया जाए केलस निर्माण के लिए तो वो भी क्या करते हैं, कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो नंबर आता है इसमें वो आता है ज़ोब्लेंस्की और इसके साथ साथ स्कूग। इन्होंने 1954 में तंबाकू की जो सेवनी कोशिकाएं हैं, तंबाकू की सेवनी कोशिकाएं, तंबाकू निकोटियाना टैबेकम होता है,
तो तंबाकू के सेवन उत्तकों में ऐसे पदार्थों की उपस्थिति किन्होंने बताई? जॉबलेंस्की और स्कूग ने बताई थी। इसके बाद स्कूग और मिलर, स्कूग एंड मिलर, स्कूग और मिलर ने क्या कहा? इन्होंने ईस्ट के डीएनए से, जो ईस्ट जो है सैकेरोमाइसीज, ठीक है, इसके डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ को अलग किया और उसे नाम क्या दिया? काइनेटीन। उसको नाम क्या दिया इन्होंने? काइनेटीन नाम दिया। ठीक है, ये कार्य उन्होंने 1955 में किया। दोबारा से सुन लेते हैं एक बार इनको। जी हैबरलैंड ने 1913 में ये बताया कि कुछ ऐसे पादप हैं जिनके सेवनी उत्तकों में क्या पाया जाता है? विलय पदार्थ पाया जाता है और ये कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है, खास करके फ्लोएम में पाया जाता है। दूसरा, जे वॉन एवरबीक ने भी यही कहा कि जो कोकोनट मिल्क है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रयोगशाला में जब संवर्धन माध्यम पर केलस का निर्माण या हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर इस तरह से संवर्धन माध्यम में कोकोनट मिल्क का प्रयोग भी किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर काइनेटीन या अर्थात हम कह सकते हैं साइटोकाइनिन होता है जो कि कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। कैप्लिन एंड स्टीवर्ट ने 1952 में कोकोनट मिल्क में उपस्थित पदार्थ अर्थात साइटोकाइनिन, अभी वो पदार्थ कह रहा है, उसने साइटोकाइनिन कहा नहीं है इसको, कि जो कोकोनट मिल्क में उपस्थित पदार्थ है और साथ ही साथ IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, उन दोनों को अगर प्रयोग किया जाए एक साथ संवर्धन माध्यम में कैलस निर्माण के लिए तो वो कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करते हैं। जॉबलेंस्की एंड स्कूग ने 1954 में तंबाकू की सेवन कोशिकाओं में भी ऐसे पदार्थों की उपस्थिति बताई। उसके बाद स्कूग एंड मिलर ने ईस्ट के डीएनए से इस प्रकार के पदार्थ को अलग किया और उसे नाम क्या दिया? काइनेटीन। तो काइनेटीन नाम देने का श्रेय किसको जाता है? स्कूग एंड मिलर को जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी क्रम में लैथम जो वैज्ञानिक है, लैथम 1963, तो लैथम ने 1963 में काइनेटीन को क्या नाम दिया? साइटोकाइनिन नाम दिया। ठीक है, तो साइटोकाइनिन नाम देने का श्रेय किसको जाता है? लैथम को जाता है। और काइनेटीन नाम देने का श्रेय किसको जाता है? स्कूग एंड मिलर को जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद लैथम और मिलर, इन दोनों ने मिलकर, लैथम एंड मिलर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया? 1964 में ही, 1964 में ही जो मक्का का भ्रूणपोष है, जियामेज, मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटीन के समान ही एक और पदार्थ को अलग किया। किससे अलग किया? मक्का के भ्रूणपोष से। और उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया जियाटीन। उसको नाम दिया गया जियाटीन। ठीक है, तो लैथम ने साइटोकाइनिन भी नाम दिया था और लैथम ने जियाटीन भी नाम दिया था। ठीक है, अब जियाटीन जो है वो आपको याद रखना है कि जियाटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जियाटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम क्या है? साइटोकाइनिन है। अब देखिए, अगर हम कार्यकी या फिजियोलॉजी के लिए काइनिन शब्द का प्रयोग, अगर फिजियोलॉजी के लिए काइनिन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो कौन सी कार्यकी के लिए किया जाएगा? पादप कार्यकी के लिए या फिर जंतु कार्य के लिए? देखिए, जो जंतु कार्यकी है, एनिमल फिजियोलॉजी, उसके लिए काइनिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? काइनिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पादप कार्य के लिए, जो पादप कार्यकी है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फाइटोकाइनिन या फाइटोसाइटोकाइनिन, फाइटोकाइनिन या फिर फाइटोसाइटोकाइनिन, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पादप कार्यकी के लिए
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को काइनिन, फाइटोकाइनिन और साइटोकाइनिन ये शब्द किसने प्रस्तावित किए थे? ये किए थे लेथम ने, और ये स्वीकार्य भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम परिभाषा देख लेते हैं साइटोकाइनिन की क्या है, जो कि स्कूग ने दी है। स्कूग ने इसकी परिभाषा दी है। स्कूग ने इसकी परिभाषा देते हुए क्या कहा है? उसने ये कहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो पादप उद्भव की विभिन्न कोशिकाओं में, पादप उद्भव यानी पादप निर्माण के लिए विभिन्न कोशिकाओं में उनके साइटोप्लाज्म डिवीजन को प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करते हैं। क्लियर? आगे देखें हम इसकी केमिकल नेचर क्या है। नेक्स्ट जो है साइटोकाइनिन की केमिकल नेचर। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि ये न्यूक्लिक एसिड के अपघटन से बनते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड के अपघटन से बनते हैं। क्लियर? अगर ये साइटोकाइनिन बन रहा है तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अब संरचनात्मक दृष्टि से ये क्या है? ये होते हैं एमिनो प्यूरिन होते हैं। ये क्या होते हैं? एमिनो प्यूरिन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। संरचनात्मक दृष्टि से क्या होते हैं? ये एमिनो प्यूरिन होते हैं। इनके अंदर एक फरफ्यूरिल रिंग पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? एक फरफ्यूरिल रिंग पाई जाती है। ठीक है, फरफ्यूरिल रिंग इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर? इस प्रकार जो प्रथम पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम हम क्या रख सकते हैं? उसका नाम है, प्रथम जो पहचाना गया है वो है 6 फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। पहला जो पहचाना गया साइटोकाइनिन है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? 6 फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन, उसको हम कह सकते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय साइटोकाइनिन है पादपों में वो है जियाटिन। क्या है? जियाटिन। काइनेटिन पादपों में नहीं पाया जाता। ठीक है, काइनेटिन नहीं पाया जाता है। वैसे अलग किया है लेकिन नाम भी दिया है काइनेटिन, पर एक्चुअल में अगर देखें तो वो काइनेटिन नहीं है, वो है जियाटिन, जो कि पादपों में पाया जाता है। अब साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादपों में उन जगहों पर होता है जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। कौन कौन सी जगह है वो जहां पर कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं? जैसे शूट एपेक्स होता है, यानी प्रोशीड्स, रूट एपेक्स। ठीक है, रूट एपेक्स यानी मूल का शीर्ष। इसी तरह से जो विकासशील कलिका है, जो बड है जिसका अभी विकास होना बाकी है, उसके अंदर भी, और जो तरुण फल होते हैं, इमैच्योर फ्रूट जो है, उनके अंदर भी इस तरह से साइटोकाइनिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए का संरचनात्मक घटक होता है। ये भी आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन किसका संरचनात्मक घटक होता है? tRNA का। ठीक है, किसमें? कोशिका द्रव्य में, यानी tRNA के बनने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? तो केमिकल नेचर के बारे में बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड से जो अपघटन होगा न्यूक्लिक एसिड का, उससे साइटोकाइनिन बनेगा। ये एमिनो प्यूरिन होते हैं। इनमें फरफ्यूरिल रिंग पाई जाती है, और प्राकृतिक रूप से पहचाना जाने वाला सबसे पहला साइटोकाइनिन कौन सा है? 6 फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। ये पादपों में ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ कोशिकीय विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्रोसीड्स, मूल सीड्स, ठीक है, तरुण फल, ये कोशिकाएं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कोशिका द्रव्य में tRNA के संरचनात्मक घटक भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी की जो संरचना है और बाकी का जो
इसके दोनों प्रकार हैं, जिसमें कि नेचुरल और सिंथेटिक, उन दोनों के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे और साथ ही साथ इसके कार्य की प्रभावों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।